नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। आज दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है और पूरे देश भर में बहुत उत्साह के साथ में इस दिवस को मनाया जा रहा है। का रेडियो हेलो हल्द्वानी भी इस दिवस को मनाने के लिए आपके सामने हाजिर है और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद भट्ट। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। डॉक्टर राजेश मठपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मैथमेटिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। दीपक जी, आपका भी स्वागत है। थैंक यू मैम। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम सब यहाँ पर साइंस दिवस को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि जो हमारे वैज्ञानिक सीवी रमन थे, उन्होंने एक रमन इफेक्ट दिया था, उसकी वजह से ही इस दिवस को विज्ञान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो उसको भी हम जानेंगे कि वो क्या है और विज्ञान के जो व्यवहारिक प्रयोग है हमारे जीवन में कहाँ कहाँ पर विज्ञान इस्तेमाल होता है, उस पर भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि विज्ञान दिवस की थीम इस बार की क्या है, और बहुत ही शानदार थीम है। अरविंद जी, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे श्रोताओं तक उस थीम को पहुंचाएं और अपनी बात भी रखें। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य पे सामुदायिक केंद्र उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी 91.2 पे आयोजित इस वार्ता पे मैं सर्वप्रथम 91.2 के जो रेडियो के जो संचालक हैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं और कि उन्होंने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पे एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे रखा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का उद्देश्य उन युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को करियर बनाने के लिए सोच रहे हैं, साथ ही उनके नए विचारों को बढ़ावा देना है। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की जो थीम है वह है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी। इस उपलक्ष्य में मैं सर्वप्रथम भारत के प्राचीन वैज्ञानिकों को सर्वप्रथम याद करता हूं इस एक श्लोक के द्वारा। वैज्ञानिकश्च कपिल कणाद शुश्रूषतथा चारको भास्कराचार्यो वराहमिहिर सुधी नागार्जुनो भरद्वाज आर्यभट्टो वसुर्वद देयो वेंकटरामश्च विज्ञा रामानुजादय। अब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया क्यों जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन को आज के दिन नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया था। उनको आज के दिन मिला था नोबेल पुरस्कार रमन स्पेक्ट्रम में 1930 में। सर सीवी रमन एक प्रसिद्ध भारतीय भौतिक शास्त्री थे और मेरे को जहां तक लगता है कि अकेले भारतीय ऐसे हैं जो भौतिक विज्ञान के फील्ड में जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। और जिसके इसी उपलक्ष्य में 1986 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाने का निश्चय हुआ। इस दिन अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं और इसी उपलक्ष्य में आज हम लोग भी एक छोटा सा ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अब मैं इसी बात के साथ अपनी बात वाणी को विराम देता हूँ। जी। तो मठपाल जी, आपके पास आते हैं। तो आप फिजिक्स वाले हैं, तो जरा हमारी श्रोताओं को थोड़ा सा सरल भाषा में समझाइए कि आखिर ये रमन इफेक्ट क्या होता है। नमस्कार मैडम। रमन इफेक्ट बताने से पहले मुझे लगता है कि महान शख्सियत सीवी रमन जी का थोड़ा सा हमें एक संक्षिप्त परिचय होना चाहिए। जरूर। तो सीवी रमन साहब का जन्म, इनका पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन और इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ। इनके पिताजी गणित और भौतिक विज्ञान के लेक्चरर थे। इसके अलावा इन्होंने 1907 में एमएससी की और ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे। इसके बाद 1928 में इन्होंने नोबेल प्राइज मिला है इन्हें। इनकी जो खोज है रमन इफेक्ट है। 28 फरवरी का जो दिन है, 28 फरवरी 1928 की जो बात है, उस दिन इन्होंने अपना रमन इफेक्ट की खोज की थी और इसी आधार पर फिर इनको नोबेल प्राइज मिला। और बाद में 28 तारीख को ही हमने साइंस डे के रूप में मनाने का सरकार के द्वारा निश्चय किया और हम प्रतिवर्ष इसको मना रहे हैं। रमन इफेक्ट की जो बात हम करते हैं तो उसको बहुत आसान शब्दों में आप ऐसे समझिए, जैसे आप पानी को देखते हैं तो पानी का रंग अलग अलग जगह अलग अलग होता है। तो एक बार समुद्र से रमन साहब यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने समुद्र के पानी का जो रंग जो होता है नीला हो, तो वहां से उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि ये पानी का जो रंग है नीला क्यों है। तो ये हो सकता है कि कुछ इसमें ऐसा मिला हो, ऐसा भी थॉट है। लेकिन एक विज्ञान का
खैर एक जो समझदार व्यक्ति है तो उसको ऐसा तो लगेगा नहीं कि कुछ मिला हुआ है, तो उन्होंने दिमाग में क्वेश्चन आया कि मुझे ऐसा लग क्यों रहा है। अब जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमको अपीयर होती हैं। जैसे अब उसको आसान शब्दों में अगर मैं सभी श्रोताओं को समझाना चाहूँ तो आप ये देखिए, जैसे हम जब ये कपड़े जो धोते हैं तो झाग बनाते हैं, वो झाग को जब हम ऐसे हवा में उड़ाते हैं तो वो बबल जो बनते हैं वो कलरफुल दिखाई देते हैं। बेसिकली अब ऐसा तो है नहीं कि निरमा कंपनी ने उसमें कलर मिला रखा है, वो भी एक ऑप्टिकल इफेक्ट है जिस वजह से हमको इल्यूजन, धोखे की वजह से ऐसा लगता है कि वो कलरफुल है। या फिर अगर सड़क में अगर पेट्रोल गिरा हो तो वो वहाँ भी, पे अगर पानी हो तो वो भी कुछ कलरफुल सा दिखता है। हाँ, ये ऑप्टिकल इल्यूजन है सारे के सारे। जैसे आप इसको मिराज भी कहते हैं। जैसे अभी आप रोड पे जाएं और आप देखते हैं कि डामर जो सड़क होती है गर्मियों के दिनों में दूर से देखने में ऐसा लगता है पानी होगा रोड में, बट ऐसा होता नहीं है। तो एक इस तरीके से आप समझिए। तो उन्होंने ये सोचा कि हम ये क्या, इसके अलावा कुछ बेसिक चीजें हमारे, जैसे हम पेंसिल को अगर पानी में डालते हैं तो वो टूटी हुई लगती है। तो अब उन्होंने सोचा कि ये इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों दिख रहा है। तो इस थॉट पे उन्होंने काम किया और बाद में रमन इफेक्ट को खोजा। रमन इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी लाइट को किसी मीडियम से पास करते हैं तो उसकी स्कैटरिंग होती है। स्कैटरिंग को अगर आसान शब्दों में उसको समझाना है तो लाइट विभिन्न मतलब अलग अलग पार्ट में टूट जाती है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि एक लाइट 3 लाइट में टूट रही है, वो स्कैटरिंग हो रही है। उस स्कैटरिंग की वजह से हमको ऐसा अपीयर हो रहा है, क्योंकि जो हमारी आंख में जो कलर दिखाई दे रहा है वो डिफरेंट वेवलेंथ चेंज होने की वजह से हमें दिखाई दे रहा है। अब उसको और आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो विबग्योर की बात करते हैं। इंद्रधनुष जो हमारा बनता है, रेनबो जो बनता है, वो नॉर्मली तो व्हाइट लाइट में हमको एक सिंगल कलर दिखाई देता है, लेकिन जब आप किसी मीडियम से वो पास करती है, प्रिज्म जैसे हम कह रहे हैं, तो हमें वहां पे 7 कलर्स दिखाई देते हैं। तो रमन साहब ने सेम चीज देखी कि जब हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को, एक सिंगल वेवलेंथ को, मोनो मतलब होता है सिंगल, एक सिंगल वेवलेंथ को किसी मीडियम से पास कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट वेवलेंथ आ रही है। तो अब जो पानी कलरफुल दिखाई दे रहा है, वजह यह है कि जब लाइट पानी से टकरा करके स्कैटर हो रही है तो स्कैटरिंग की वजह से जो वेवलेंथ हमें दिखाई दे रही है ब्लू कलर की दिखाई दे रही है। तो वो एक्चुअल में ब्लू कलर है नहीं, वो अपीयर हमको ब्लू कलर हो रहा है। तो ये रमन इफेक्ट था। तो इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया 1930 में, और इसी वजह से फिर हमने इसको सीवी रमन साहब के उस पर अपना मनाना स्टार्ट कर दिया। और इस बार की जो थीम है, और जैसे हम इसको मना रहे हैं, और सीधी सी बात है कि इतना टाइम हो गया, जो भारत सरकार है वो इसी पे ध्यान दे रही है कि हम जो तकनीक विकसित कर रहे हैं वो स्वदेशी हो। कई सारी आज आप देख रहे हैं, चाहे हम रक्षा के क्षेत्र में देखें या अन्य क्षेत्रों में, हमारी स्वदेशी तकनीकें हो रही है। तो स्वदेशी तकनीकों का निश्चित तौर पर रक्षा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में देखें तो उसका काफी फायदा होता है। क्या बात है। तो अभी और फिर से आप उनके पास आएंगे, तब तक हम लोग, दीपक जी आप बताइए कि कई बार ऐसा होता है कि हम साइंस पढ़ रहे होते हैं, वो पढ़ाई अलग चीज होती है और हमारी जिंदगी अलग कहीं चल रही होती है, तो उसको हम रिलेट कितना कर पा रहे हैं, साइंस को हम अपने दैनिक जीवन में जो इम्प्लीमेंट करते हैं, बच्चे उसके थ्रू साइंस को कितना समझ पा रहे हैं? जी मैम, मानव के दैनिक जीवन में विज्ञान का बहुत महत्व है। जैसे कि आज का मनुष्य विज्ञान के कारण ही चंद्रमा, सभी ग्रहों पर, ठीक, ज्यादातर ग्रहों पर अंतरिक्ष में भ्रमण करने में सफलता प्राप्त किया है। ठीक, सिर्फ विज्ञान के कारण ही ऐसा पॉसिबल था, विज्ञान के बिना ऐसा करना काल्पनिक ही हो सकता था। और साथ साथ विज्ञान का यंत्रों में, औषधियों के आविष्कार में, जिससे कि रोगों का निराकरण, बीमारियों में की कमी, दवाइयां बनाना आदि संभव हो सकता है। ऐसे ही विज्ञान का और भी दैनिक जीवन में बहुत बड़ा यूज है। साथ साथ मैथमेटिक्स का भी काफी, विज्ञान और मैथमेटिक्स का काफी रिलेशन, जैसे कि विज्ञान की किसी भी परिभाषा को हम प्रूफ करने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशंस या समीकरण का यूज करते हैं, तो पॉसिबिलिटी उसकी सिर्फ मैथमेटिक्स के द्वारा ही संभव होती है। तो जैसे इंडिजिनियस नॉलेज की सर बात है ना, तो इंडिजिनियस नॉलेज हमारा जो पुराना, हम देखते हैं कि हमारी जो पुरखों की जो नॉलेज है, जो उन्होंने अपने जीवन तो उन्होंने जिया ही, आज की हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी कोशिश कर करके बहुत सारी चीजें खोजी है ना, तो बहुत सारी आविष्कार उन्होंने भी इजाद किए हैं, तो उनका लगता है कि वो भी संरक्षित आज होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो हमारे पुराना ज्ञान था उसको हमने संरक्षित नहीं किया, यही हमारे लिए एक आज परेशानी का कारण है। क्योंकि जब हमने कोरोना के समय पे देखा तो कई बीमारियां ऐसी थी जो लोगों ने पुराने नुस्खे आजमाए और पुराने जो वैज्ञानिक नियमों पे आधारित थे, ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए भी अपने स्वास्थ्य का अच्छा बनाए रखा। तो हमें देखिए, क्या कहते हैं, अपनी
नई चीजों को तो आगे जैसे आगे आविष्कार करने ही हैं, लेकिन साथ में पुरानी चीजों को भी संरक्षित करना है। पुरानी, क्योंकि पुरानी चीजें भी हमें ये नहीं माननी है कि वो पुरानी है, बल्कि वो भी हमारी एक बौद्धिक धरोहर है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ अंधविश्वासों ने उन बौद्धिक धरोहरों को अलग स्थान दे दिया हो, लेकिन उन बौद्धिक धरोहरों को सहेजते हुए साइंस का उपयोग करते हुए मनुष्य को आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल। जैसे मुझे पहाड़ की कुछ चीजें याद आ रही हैं, जैसे हम लोग सब्बल से पत्थर निकालते हुए हमने बहुत लोगों को देखा था पहाड़ में, बड़ी बड़ी चट्टानें वो निकाल रहे, तो सब्बल के नीचे वो जिस तरह से पत्थर लगा के उसको उठाते हैं चट्टान को पूरी, है ना। उसके अलावा जैसे अगर हम हल की बात करें या दनियाव, अगर आप लोगों ने सुना होगा, जिससे गुड़ाई करते हैं, पहली गुड़ाई जो खेत की होती है वो दनियाव से होती है, उसमें बहुत सारे अलग अलग लकड़ियां होती हैं, उसको हाथ से चलाया जाता है। अरविंद जी आपने देखा ही होगा। जी हाँ। तो वो भी मुझे लगता है कि साइंस की खोजें ही तो है ना। ये शुरुआती वो जिससे हम गेहूं चूटते थे, स्वेल होता था, आगे से तिरछा फिर ऐसे लंबाई में होता है। तो ये छोटे छोटे मुझे लगता है बहुत तरह के साइंस के ही इक्विपमेंट हैं जिनको इजाद किया गया है। तो जैसे हमारे पहाड़ में सुपा होता था, हाँ, तो सुपे का जब हम उपयोग करते थे, या पहाड़ में हम जब हम कूटते हैं किसी चीज को, जो हमारा दलने वाला होता है, बिल्कुल, और मूसल वगैरह होता है, तो सब जगह हमारा साइंस का उपयोग है। इवन रोटी जब हमने बनाते हैं तो वहां पर भी साइंस का उपयोग है। तो आदमी अगर व्यवहारिक में देखें तो साइंस, घर से जब सुबह उठता है, सुबह से शाम तक सोता है, तो साइंस के उपयोग हैं। और बच्चे साइंस से इसलिए डरते हैं क्योंकि बच्चों को व्यवहारिकता में वो चीजें बताई नहीं गई हैं। मैडम, मैं इसी के साथ साथ रमन साहब के बारे में एक बात और चीज बताना चाहता हूँ कि 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न से नवाजा था। और भौतिकी में नोबेल पुरस्कार पाने वाले वो भारतीय नहीं बल्कि एशिया के पहले वैज्ञानिक थे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने बेंगलोर में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया, और वह 1947 में वो प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc जो बेंगलोर है के डायरेक्टर बने, और 21 नवंबर 1970 को उनका निधन हो गया। तो इसीलिए हम आज के दिन हमें साइंस के प्रति अपनी सोच को प्रोत्साहित करने का संकल्प लेना चाहिए, और दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व के बारे में सभी को जागरूक होना बेहद जरूरी है। और हमारा, चूंकि हम एक शिक्षक हैं, और चूंकि हम विज्ञान विद्या शाखा से संबंधित रखते हैं, कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी एक विज्ञान के भाग हैं, तो हमें बच्चों में विज्ञान के प्रति वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। और अगर हम ये कर्तव्य पूरा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने साथ, अपने प्रोफेशन के साथ अन्याय कर रहे हैं। और बच्चों को व्यवहारिकता की ओर बढ़ाना चाहिए, न कि बच्चों के अंदर डर पैदा करें या कोई अंधविश्वास पैदा करें, बल्कि उनको बौद्धिक स्तर पर भी मजबूत रखना चाहिए और वैज्ञानिक सोचों के बारे में भी बताना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मटपाल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे पुराने हमारे जो लोग हैं, कई बार हमें टोकते हैं कि अरे बृहस्पतिवार के दिन ये नहीं करते हैं, फला दिन नाखून नहीं काटते हैं, या रात को ये नहीं करते हैं। तो आपको लगता है कि और नई पीढ़ी उनको मानने को तैयार नहीं है, वो उसको लॉजिक चाहिए होता है, उसको थोड़ा सा साइंस चाहिए होता है, रैशनल है क्योंकि वो। तो इस पे क्या सुझाव देंगे आप हमारे श्रोता जो इस वक्त सुन रहे हैं, कि मम्मी पापा की, दादी की माने या फिर विज्ञान के अकॉर्डिंग चलना, भी उसका लॉजिक तो हमें क्यों ऐसा है? मैम, इस बात से पहले तो मैं आपकी जो पुराने अभी आपका और सर का डिस्कशन चल रहा था उस पर मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। जैसे इंडिजीनियस नॉलेज पे हमारी बात चल रही थी, और अभी आपने जो बात कही है, दोनों का वो आंसर लगभग एक ही होगा। जैसे हम लॉजिक की बात करते हैं, क्योंकि विज्ञान जो है वो तर्क संगत ज्ञान ही हमारा विज्ञान कहलाता है, जिसमें लॉजिक है हर चीज के पीछे, कि ये कुछ भी, जैसे अर्थ का रोटेशन हो रहा है सन का, तो क्यों हो रहा है? तो आंसर है ग्रेविटेशन, कि ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो आज का बच्चा, जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं मान रहा है, तो वाकई में वो लॉजिक चाह रहा होता है, और शायद अभी हम उस लॉजिक को डेवलप करने की स्थिति में नहीं है, हम नहीं कर पाए हैं, और यहीं पे हम लैग कर रहे हैं। कि हमको ये तो पता है कि ये चीज नहीं करना है परंपराओं के साथ, लेकिन उसका जो कारण कहीं लिखा होगा या जो भी चीजें हैं, जब हम उनको तर्क को नहीं दे पा रहे हैं तो बच्चा इसलिए दूर जा रहा है। इससे पहले जब आप बात कर रहे थे, जो आपने कहा कि पहाड़ों में हम खोद रहे हैं या सब्बल वगैरह का यूज करते हैं, तो देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है कहते हैं। तो हमारे जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं, वहां पे हमारी जैसी रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से हम मशीनें या चीजों को इजाद करते हैं। अब आज हुआ क्या है कि जब हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आई और उनसे काम करना आसान हो गया, तो हमने उन तर्कों को नहीं ढूंढा कि हम पहले जैसे प्रोसेस कर रहे हैं। आपने कहा कि हम पहले बड़ा वाला फॉल यूज कर रहे हैं उसको गुड़ाई करने के लिए, या पहले के जो हल होते थे वो जो डीप आपका खुदाई करते थे, बाद में हमने क्या किया, ट्रैक्टर आया तो आसान हो गया और वो चीजें फास्ट हो गई। तो हमें अभी कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उस पर रिसर्च किया जाए,
और उनको किस तरीके से आज जो मार्केट है उसके साथ कंपेरेटेबल हम बना सकें। कि आज जो जैसे हैरो की हम बात कर रहे हैं और हमारा हल की एक एग्जांपल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो किस तरीके से हम ऐसा कुछ कर सकें कि जो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी है उसके बेनिफिट्स को हम सामने रखें और साथ में वो मार्केट के साथ आज वो कहीं ना कहीं कंपेरेटिव रहेगा, कर सके। अब जैसे अभी आप ये देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर की बात चल रही है। एग्रीकल्चर में सभी लोगों को पता है कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का कितना कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो पुराने जैसे हम लोग गोबर की खाद का यूज करते थे, फिर बीच में एक टाइम आया कि हमने उसको अवॉइड कर दिया और यूरिया पे आ गए। अभी फिर से चल रहा है, जैसे सिक्किम की बात करें कि वो वहाँ पे ऑर्गेनिक पूरी फार्मिंग हो रही है। तो इन सब चीजों को जब उसमें काम हुआ, जब लोगों को उसके फायदे नजर आए, और आज भी अगर शायद मुझे लगता है आप हैं या कोई भी समझदार व्यक्ति है तो वो ज्यादातर वहां से फसल या मतलब अपना लेना पसंद करेगा जहाँ पे ये यूरिया वगैरह का प्रयोग कम से कम हो रहा है, कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है। तो वही हमारा जो पुराना ज्ञान है उसको हम आज किस तरीके से कंपेरेटिव बना सकते हैं ताकि वो आज के मार्केट के साथ लड़ाई कर सके, तो बेहतर है क्योंकि उसके फायदे हैं। बिल्कुल, तो हम उसको यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बार बार इसीलिए हमें कहा जा रहा है कि अपने जड़ों की तरफ लौटिए, अपने इंडिजीनियस ज्ञान की तरफ लौटिए, क्योंकि ट्रैक्टर अगर आएगा तो ट्रैक्टर में पेट्रोल डीजल लगेगा, है ना। डीजल जहां से निकल रहा है तो हम कहीं ना कहीं प्रकृति का दोहन कर रहे हैं ना। तो हल जो है मैनुअल चीज है, आपकी थोड़ा सा मेहनत है तो आप उससे इजीली बिना पर्यावरण को नुकसान किए अपनी जुताई कर सकते हैं। फिर वही बात है कि बच्चे को आप जैसे बात करते हैं, अब उसमें विज्ञान और शोध का कहाँ पे रोल आता है। अब आप एक काम अगर 1 घंटे में हो रहा है और एक 10 घंटे में हो रहा है तो टाइम की वैल्यू इतनी ज्यादा हो गई है कि हम वो नहीं करेंगे, हम उसको अडॉप्ट करेंगे जो बना रहा है। तो साइंस जो शोध होने हैं हमारे वो इसी तरीके से हो सके कि मैक्सिमम उन चीजों, क्योंकि बहुत सारी चीजों की तो जानकारी नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई शहर में पढ़ाई कर रहा है, उसको तो गाँव में उन उपकरणों के बारे में पता नहीं, उन चीजों को, क्योंकि हमारी शिक्षा का वो हिस्सा रहा ही नहीं है, उसको लेके आया जाए और फिर उस पे कुछ जैसे हमारे जैसे IITs वगैरह में शोध हो रहे हैं वहां पे, तो उसको ही हम किस तरीके से इन्वॉल्व कर सकें ताकि हमारी जो नॉलेज है वो कहीं ऐसा ना हो कि विलुप्त हो जाए और हमें उसके बारे में आने वाली पीढ़ी जो है 1 या 2 के बाद उसके बारे में पता ही ना रहे, और पता चला वो बेहतर चीज है और हम उसका उस बेहतरी से उपयोग नहीं। जैसा कि एक सिंपल वो मैं यूरिया की और उसकी भी बात कर रहा था, तो ऑब्वियसली बात है हमारी हेल्थ के लिए जो ज्यादा बेहतर है वो खाद है। उससे अब आज हालांकि गवर्नमेंट काफी सेक्टर में काम कर रही है। अभी देखिए केचुआ वाला जो वर्म वाला जो हमारा चल रहा है, वर्मी कंपोस्ट वाला जो काम चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं शोध हुई है इस फील्ड में, तभी हुआ। तो उस शोध को और किस तरीके से बढ़ा के प्रोत्साहित किया जा सके। तो मेन साइंस डे का यही है कि जो नया यूथ है जो हमारी बातें सुन रहा है वो अपने आसपास चीजें देखे, क्योंकि विज्ञान तो हमारे आसपास हर चीज में आजकल विज्ञान है। आप बच्चा फिर आजकल आप सही कह रहे हैं कि लॉजिकल हो गया क्योंकि सभी साइंस पढ़ रहे हैं। वो अरविंद जी, आपने 5वीं क्लास में वो क्यारी वगैरह बनाई थी, या जो रस्सी बांटने का काम देते थे, झाड़ू बनाने का देते थे हमें घर से? जी हाँ, जी वो सब हमने किया है, हमारी पीढ़ी ने। शायद दीपक जी आपने नहीं किया होगा ना? आप लोग कॉन्वेंट के पढ़े हैं। बिल्कुल। तो फिर वो सब सिलेबस से बिल्कुल गायब है ना। उस तरह की चीजें जो हम सीखा करते थे, व्यवहारिक ज्ञान जो है विज्ञान का। अब अब नई शिक्षा पद्धति में ये सब चीजें सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें साथ साथ जहां तक आपने कहा था कि बच्चा जो है हमारा तार्किक हो गया है, क्योंकि वो विज्ञान को अलग तरीके से देख रहा है। विज्ञान को देखना नहीं है, महसूस करना है। विज्ञान को मैं ज्यादा सोचना नहीं है बल्कि महसूस करना है। अब उसको विज्ञान को किसी अलग कॉन्सेप्ट में अगर वो ले जाएगा तो वो अंधविश्वास कहलाएगा। अंधविश्वास वही है जिसका तर्क नहीं है, उसको हम अंधविश्वास कहते हैं। मुझे लगता है कि नई पीढ़ी इंडिजिनियस नॉलेज की रिस्पेक्ट तो करती है, लेकिन उसमें से अंधविश्वासी तत्वों को नहीं। जहाँ तक मैडम ने कहा कि शाम को झाड़ू नहीं लगाने का या शाम को, तो उस समय क्योंकि पुराने जो हमारे लोग होते थे वो अपना अधिकतर काम मॉर्निंग में कर लेते थे, और वो चूंकि ये शाम का समय वो अपना और कामों के लिए रखते थे, और नाखून काटना ये काटना वो काम सुबह सुबह कर लेते थे क्योंकि मॉर्निंग में उठते थे। तो उस समय उन्होंने ये बात रखी थी, तो इसलिए उसको अंधविश्वास से नहीं जोड़ना चाहिए। उसमें कई चीजें हैं जिनके पीछे लॉजिक है। या क्या पता उस समय के हिसाब से क्या लॉजिक रहा। बिल्कुल। जैसे अभी कोरोना आया तो कोरोना में हमने एक सैनिटाइजेशन एक हमारा पार्ट बन गया था कि हम हैंड सैनिटाइज नहीं करके बिना वो नहीं कर रहे थे, और कई सारी चीजें थी आइसोलेशन का। अब आप पुराना देखिए, जैसे गाँव में जब हमारे घर होते थे वहां पर खाना बनने के लिए एक रसोई होती थी, और उसमें एक महिला या पुरुष जो भी खाना बनाते थे वो सिंगल मेंबर होता था, और खाने में कोई टच नहीं करता था। अगर आपने वो परंपरा देखी हो तो वो
सफाई हाइजीनिक हाइजीन करने के लिए। तो क्या पता उससे पहले जो समय रहा हो कि भी ऐसी कोई महामारी आई हो या कुछ रहा हो, उससे उन्होंने उसको अडॉप्ट किया है। तो अब जैसे झाड़ू लगाने का ही कॉन्सेप्ट है, क्या पता उजाले की उतनी बढ़िया व्यवस्था ना होती हो शाम के टाइम में, क्योंकि पहले तो आजकल तो बिजली है, उस समय प्रकाश की ऐसी उचित व्यवस्था थी नहीं। अब आदमी शाम को लगा नहीं सकता, शाम को नाखून काटेगा तो हाथ कटने का खतरा रहेगा। मतलब अब हम तो ये तर्क में अपना तर्क दे रहे हैं इसमें। अब इसमें मुझे लगता है कि आदमी मेहनती भी था, तो सुबह उनकी दिनचर्या सुबह मुंह अंधेरे से शुरू हो जाती थी, तो तब से उनका काम जल्दी निपट गया। तो उनको लगता था कि हर चीज का एक टाइम निश्चित होना चाहिए। तो उस समय ना कुछ जैसे आज के समय और तब में अंतर है। अब जैसे आप शहरों में रह रहे हैं तो वहां पे तो आपका 24 घंटे का ही दिन है, दिन रात बराबर चल रहा है। अब ग्रामीण क्षेत्र में अगर रात को बाहर निकलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उजाला नहीं है। तो वो जो तर्क डेवलप होता है, मेरा मानना ये है कि वो समय के हिसाब से डेवलप होते हैं और वो चीजें बदलाव, वो फिर रूढ़िवादिता या फिर फ्लेक्सिबिलिटी की जो हम बात करते हैं वो तो चीजें बदलेंगी। पेरेंट्स को थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि बच्चा सवाल पूछ रहा है तो उसको थोड़ा ठीक सा जवाब में दे पाऊं। अब नई जनरेशन के हमारे अब इसमें अभिभावकों की भी गलती नहीं समझी जाएगी, क्योंकि अभिभावक को भी पहले इतना ज्ञान होना चाहिए कि क्या ज्ञान देना है, क्या ज्ञान नहीं देना है। आज के समय में तो इंटरनेट की इतनी सुविधा है कि अभिभावक भी जान रहे हैं कि बच्चे को क्या समझाना है, क्या नहीं समझाना है। और विज्ञान के कारण ही संभव हो पाया कि पिथौरागढ़ के किसी गाँव में व्यक्ति अमेरिका का किसी अच्छे जर्नल का रिसर्च पेपर डाउनलोड कर सकता है, या अमेरिका के आविष्कार को यहाँ देख सकता है। ये इंटरनेट के बढ़ते हुए कदमों या विज्ञान के बढ़ते हुए कदमों का ही नतीजा है कि बिल्कुल ज्ञान का जो लोकतांत्रिकरण हुआ है ना, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा है। दिल्ली में बैठा, मुंबई में बैठा व्यक्ति भी गूगल से वही सब चीजें सर्च कर सकता है और हमको देने से वो मना नहीं कर रहा, हमें भी वही सर्च कर सकते हैं। आजकल पहले गांव में ये होता था कि कोई बड़ा व्यक्ति कुछ सुनाता था और बाकी सारे लोग उस पर विश्वास करते थे, सुनते थे। आजकल के बच्चे अगर कोई सुनाएगा तो तुरंत गूगल सर्च कर लेंगे और बता देंगे क्या कहते हैं, ये एग्जैक्ट बोल रहा है या गलत बोल रहा है। बिल्कुल। तो दीपक जी कॉन्वेंट पीढ़ी के पढ़े हुए हैं, तो हम कहेंगे कि कॉन्वेंट के बच्चे साइंस के कितने अच्छे अच्छे प्रयोग आजकल कर रहे हैं। आप देखिए बचपन से ही कितने अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाते हैं। अच्छी बात है कि हर तरह से साइंस को आगे बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं। तो इस शानदार बातचीत के लिए अरविंद जी कोई संदेश और चलते चलते यही संदेश है कि विज्ञान हम महसूस करें और वैज्ञानिक प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए अपने शिक्षकों से संपर्क करें। और अगर इस क्रम में वो हमसे भी कोई बच्चे या श्रोता कोई मदद की आवश्यकता होगी तो हम अपनी ओर से पूरी मदद करेंगे। और हमारा साइंस विज्ञान विद्याशाखा के सारे अध्यापक इस काम में उनका सहयोग करेंगे। श्रोताओं से इजाजत चाहते हैं। अरविंद जी के साथ में राजेश मटवाल जी और दीपक शर्मा जी के साथ में धन्यवाद। हेलो हल्द्वानी 91.2 के सामुदायिक केंद्र का भी हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस कड़ी में हम लोगों को आमंत्रित किया। धन्यवाद जी। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत शुक्रिया। आप इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहे। अगर ये बातचीत पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टा अकाउंट है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो सुनते रहें हेलो हल्द्वानी।